हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज लेक्चर 4 में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज गैस ट्रांसपोर्ट। मेनली दो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं ह्यूमन बींग्स में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है वो हम इसमें मेनली डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी, एल्वियोलाई से आरबीसी एंड वाइस वर्सा। इन केस ऑफ O2 एंड CO2, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है बेस्ड ऑन देयर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेनली अकर्स बाय टू वेज, डिसोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में, और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो पार्शियल प्रेशर जो है O2 का वो हाई होता है लंग्स में एज कंपेयर टू इन टिश्यू। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर हाई है, टिश्यूज में लो है। सो लंग से एल्वियोलाई से टिश्यू सेल्स की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इन द सेम वे जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू सेल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू लंग एल्वियोलाई। सो रिवर्स डायरेक्शन में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। तीन टाइप से ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। नियरली 7% डिसोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में, 20 to 25% एज कार्बोअमिनोग्लोबिन, एंड 70% जो है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है वो CO2 का बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होता है। फर्स्ट वन इज O2 ट्रांसपोर्ट। O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे, पहले मैंने बताया 3% डिसोल्व फॉर्म में हो जाएगा, सिंपली डिफ्यूज कर जाएगी। जो O2 है लंग से आएगी एंड डिसोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में चली जाएगी। ऑक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होगा, आरबीसी में एंटर करने के बाद जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड है। सो क्या चेंजेस आएंगे, ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द आरबीसी और वहां पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है, इट इज रेड कलर्ड पिगमेंट। ये रेड कलर पिगमेंट जिसमें आयरन सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है प्लस टू स्टेट में यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है। सो ऑक्सीजन कंबाइन विद दिस हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ए अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सर्कुलेट करेगा ब्लड के साथ एंड रीचेस टू टिश्यू सेल्स। वहां पे सेल की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की होगी तो ये डिसोसिएट कर जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी उस टिश्यू और सेल को, और हीमोग्लोबिन दोबारा से सर्कुलेशन में आ जाएगा, दोबारा से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर देगा। राइट नाउ हीमोग्लोबिन हैव फोर हीम ग्रुप्स मतलब मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन कर सकता है। इट कैन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन। राइट, तो बच्चों अब ये देखिए, ये नेट रिएक्शन होती है। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया, टू फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन। जब लंग्स में एल्वियोलाई में हाई प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो ये एसोसिएशन होगा, ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है लंग्स में तो डिसोसिएशन होता है। दिस हीमोग्लोबिन acts as
एक्ट्स इन रिवर्सिबल मैनर, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सोहीमोग्लोबिन बन जाएगा और कम होगी तो डिसोसिएशन हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, 2 अल्फा चेन आपको दिख रही है और 2 बीटा चेन्स आपको दिखाई दे रही है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स की वजह से ही यहाँ पे क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के हम पढ़ते हैं वो फॉर्म करता है। इट इज एग्जांपल ऑफ क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे सेंट्रल एटम आयरन है +2 स्टेट में, राइट। अब आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो इतना हीमोग्लोबिन है। तो नॉर्मल जो अडल्ट ह्यूमन है, नॉर्मल अडल्ट जो ह्यूमन है, इट कैरीज 15 ग्राम, इट कंटेन्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। समझ आई बात आपको? 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड इट कंटेन्स। इसका मतलब 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 1 ग्राम hemoglobin can transport 1.34 ml of oxygen। 15 ग्राम कंटेन करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कितना होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से? 1.34 ml। ठीक है ये बात। सो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 100 ml ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ O2। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ब्लड साइकिल जब सर्कुलेट होती है, ड्यूरिंग ब्लड साइकिल एफिशिएंसी जो होती है 25% होती है कि 25% ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 का 25%, 5 ml। सो 5 ml O2 is carried by 100 ml of blood। आगे आपको दिखेगा। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन को दोबारा से शो किया गया है। यहाँ पे ये देखिए आप, every 100 ml of oxygenated blood, pure blood carries about 5 ml of O2 to tissues under normal physiological condition। तो 5 ml आपको समझ आ गया। मैक्सिमम कितना था? 20 ml। लेकिन ऑक्सीजन साइकिल में, ब्लड साइकिल में एफिशिएंसी कितनी होती है? 25%। तो मैक्सिमम 5 ml of O2 is carried by 100 ml of blood। इज इट क्लियर? बेटा जहां पे भी समझना है वहीं पे आप टाइम लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे इतने टाइम ड्यूरेशन पे ये चीज समझ नहीं आ रही है हमें। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी ये हमें उसके ऑक्सीजन टेंशन से पता चलता है। तो PO2 का मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है उसको हम क्या कह रहे हैं? परसेंटेज सैचुरेशन। उसको हम ये कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, राइट। दिस इज नोन एज परसेंटेज सैचुरेशन। जब इसका ग्राफ प्लॉट किया हमने तो एक सिग्मोइड कर्व हमें ऑब्टेन्ड होगी। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आपको दिख जाएंगी, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। लोअर पार्ट इट शोज डिसोसिएशन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन शो करता है, जबकि अपर पार्ट इट शोज एसोसिएशन ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर्स पे डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, राइट। डिफरेंट
वैल्यूज का मतलब क्या होता है? अगर PO2 25 mmHg है तो इसका मतलब 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। ये वाली जो वैल्यू नियरली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज P50 वैल्यू। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? P50 वैल्यू। इस P50 वैल्यू से क्या मतलब है? P50 का मतलब ऑक्सीजन इज 50% सैचुरेटेड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ उसका 50% सैचुरेशन है। अगर PO2 40 पहुंच जाएगा, पहले केस में 25 था, अगर ये 40 पहुंच गया तो 75% सैचुरेशन हो जाता है। और अगर ये वैल्यू पहुंच जाए 100 mm ऑफ Hg देन 95% सैचुरेशन अकर्स। 100% सैचुरेशन कभी भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है इट इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। इसमें PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड pH प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसी वजह से ये जो कर्व है ये राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकती है। राइट शिफ्ट जो है उसको हम बोहर्स इफेक्ट कह देते हैं, एंड जो लेफ्ट शिफ्ट है इट इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। तो राइट और लेफ्ट शिफ्ट अकर्स। बाद आ जाता है CO2 ट्रांसपोर्ट। तो जब CO2 का प्रेशर हाई हो जाएगा टिश्यूज में, O2 लेवल, O2 का प्रेशर लो, तो CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टिश्यू सेल से लंग्स में। तो डिसॉल्व फॉर्म में, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, तीन तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था बच्चों। तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में 7% मैंने बताया था आपको। तो CO2 प्लस H2O H2CO3 बन जाएगा, राइट। हम खत्म, ये डिसॉल्व फॉर्म में डायरेक्ट आ जाएगी प्लाज्मा में, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बाकी जो दो फॉर्म है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, मोस्टली 23% मानते हैं एवरेज वैल्यू, राइट। तो ये CO2 कंबाइन कर जाती है टिश्यूज और लंग्स में। अभी पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट। ये भी उसी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड है, और अनस्टेबल कंपाउंड फिर से वापस सप्लाई कर देगा। तो CO2 ट्रांसपोर्ट में तीसरा जो पार्ट आता है, जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, वो इस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, एंड ये बन गया H2CO3। H2CO3 का डिसोसिएशन हो जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। फिर यहां से भी आगे की प्रोसेस हो जाएगी। ये आगे की प्रोसेस क्या होगी? उस आगे की प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो अभी तक पहले सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ तीन तरह से हुआ, डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में 7%, राइट। उसके बाद कार्बोमिनोग्लोबिन की फॉर्म में 23% और 70% बाइकार्बोनेट के आयन, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। अब क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, ये रेड सेल्स में ज्यादा होते हैं। रेड सेल्स में
ज्यादा होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये मूव करेंगे कहां से कहां पे, रेड सेल से प्लाज्मा की तरफ इनका मूवमेंट होगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा की तरफ। तो आयनिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो क्लोराइड आयंस हैं वो डिफ्यूज होते हैं प्लाज्मा से आरबीसी में। और क्लोराइड आयंस के इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। राइट, ये देखिए CO कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या बन गया, H2CO3, इसका डिसोसिएशन हो गया। राइट, अब CO2 के कंपैरिजन में O2 ज्यादा सप्लाई होती है। O2 कितनी सप्लाई हो रही थी पर 100 ml, 5 ml, लेकिन ओनली 4 ml ऑफ CO2 is transported every 100 ml of blood। तो टिश्यूज में क्या हुआ और कैपिलरीज में क्या हुआ, ये आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। राइट, अब आगे देखते हैं। ये आप मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है और साइड में ये प्लाज्मा है, आरबीसी और प्लाज्मा। अब बाहर से CO2 आया, ठीक, दिस CO2 इन आरबीसी कंबाइन विद H2O, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 की फॉर्मेशन हो गई, एंड दिस H2CO3 डिसोसिएट्स टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस बन गए। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो आरबीसी में बना वो कहां चला जाएगा, प्लाज्मा में। ये चला गया प्लाज्मा में। ठीक, अब प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो कार्बोनेट आयंस हैं उनको मूवमेंट को रोकने के लिए क्लोराइड आयंस अंदर एंटर कर जाते हैं प्लाज्मा से आरबीसीज में। तो ये मूवमेंट जो क्लोराइड आयंस का है उसको क्या कह देते हैं। तो ये जो 70% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो बाइकार्बोनेट आयंस में इस फॉर्म में हो रहा था। ठीक, अब जो हीमोग्लोबिन है, ये सॉरी जो हाइड्रोजन आयंस है, ये हाइड्रोजन आयंस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेंगे एंड दे फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड। वो क्या बना देंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये फॉर्मेशन कर रहे हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड की। ठीक, सो इन दिस वे दिस क्लोराइड शिफ्ट अकर्स। लंग्स में आपको पता है PO2 हाई होता है, PCO2 लो होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्ब अमीनो ग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएंगे, दोनों के दोनों इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनका डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है जिससे CO2 फ्री होके एटमॉस्फेयर में चले गई, सो दिस इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन डिसोसिएशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोअमीनोग्लोबिन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। दिस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट को हम क्या समराइज कर सकते हैं,
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, ऑक्सीमोग्लोबिन का किसके ऊपर इफेक्ट है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बामिनोग्लोबिन, राइट? होप इट विल हेल्प यू नाउ। अब ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है वापस से, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, हिल्डन इफेक्ट भी उसी का पार्ट है। देखिए हमारे पास एक ग्राफ होता है, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ग्राफ है परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एंड O2, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उसको हमें स्टडी करना है। वो ये ग्राफ होता है, दिस इज नोन एज P50, उसके बाद इस तरह से, और ये सैचुरेशन आ गया उसके बाद, राइट? P50 वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जब 50% ऑक्सीजन हो ब्लड में, उस वैल्यू को P50 वैल्यू कहते हैं, राइट? अगर PO2 25 mm ऑफ Hg है, प्रेशर के हिसाब से चलेंगे 25, 50, 70, 100 एंड सो ऑन, राइट? अगर PO2 25 mm ऑफ Hg है तो 50% सैचुरेशन होगा, राइट? और इसी को हम P50 वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब अगर ये PO2 पहुंच गया 40 mm ऑफ Hg तो 75% सैचुरेशन हो जाएगा। और 100 mm ऑफ Hg पे ये वाला जो है यहाँ पे 95% सैचुरेशन हो जाता है। आप याद रखें 95, 97% से ज्यादा सैचुरेशन ऑक्सीजन का कभी भी नहीं होता हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है? तो ये सैचुरेशन वैल्यूज है। चलिए अब क्या करना है हमने? अब हमने देखना है इन दोनों का क्या असर होता है जब इनकी वैल्यूज, प्रेशर्स चेंज होते हैं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। और ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है, इसका जो मूवमेंट है ये राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है? राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। नॉर्मल सिग्मोइड कर्व थी, अब इसका राइट और लेफ्ट शिफ्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा? ये नॉर्मल कर्व है, ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट है, राइट? चलो हमें क्या चेक करना है? हमें देखना है एफिनिटी ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एसोसिएशन। लेफ्ट शिफ्ट शोज एसोसिएशन। तो एफिनिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस, एफिनिटी बढ़ रही है, आप याद रखना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट शिफ्ट को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। नो उल्टा हो गया बेटा, ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट बोहर्स इफेक्ट होता है, ना कि लेफ्ट शिफ्ट। एफिनिटी डिक्रीज करेगी, ये मैंने यहाँ पे एरो ठीक बनाया, इट डिक्रीजेस, राइट शिफ्ट में डिक्रीज करता है एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एंड इट इज नोन एज बोहर इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा?
PCO2 बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ओनली चीज विच डिक्रीजेज दैट इज pH। pH डिक्रीज करेगा, बाकी तीनों चीजें बढ़ेंगी। तो जब CO2 बढ़ेगा और वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, H2CO3 बना देगा। हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे क्योंकि ये डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन आयंस विल बी रिलीज्ड, तो पीएच डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कॉज करेगा, याद रखें आप, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा मोर ऑक्सीजन विल बी रिलीज, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी तो फेवरेबल हो गया हमारे लिए। तो जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, बोहर्स इफेक्ट सपोर्ट मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन एक केमिकल होता है जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम आपको शायद याद होगा, 2,3-DPG, 2,3-DPG, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये केमिकल रिलीज होता है, ये इनहिबिटर का काम करता है। इट कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, इट कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, बोर्स इफेक्ट का अपोजिट क्या होगा, उसको हम हेल्डन इफेक्ट कहते हैं, राइट। तो इंक्रीज एफिनिटी, इंक्रीज एफिनिटी, चलो मैं इसको पूरे को ही क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। हेल्डन इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, चलिए अब हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट हमने देख लिया, एफिनिटी ऑफ O2 एंड CO2 इंक्रीजेस, राइट। तो PCO2 डिक्रीज हो जाएगा, PCO2 डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर भी डाउन होगा। जो एक चीज सिर्फ बढ़ेगी, वहां पे भी एक ही चीज चेंज हो रही थी, पीएच वहां पे लो था, यहाँ पे पीएच हाई हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज हेल्डेंस इफेक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए कि कैसे हमारे जो गैसेज हैं O2 और CO2 उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन मेनली दो तरह से, डिसॉल्व फॉर्म और ऑक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में, जबकि CO2 डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और बाइकार्बोनेट आयन 70% मैक्सिमम की फॉर्म में होती है। जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज हेल्डेंस इफेक्ट, जो लेफ्ट शिफ्ट कॉज करता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा तो उसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन हमें अवेलेबल होती है और वो राइट की तरफ शिफ्ट होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, विच इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। प्लीज गो थ्रू इट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जस्ट गो थ्रू देम। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड लक।